हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे सेशन में जहां हम बात करेंगे मेंस प्रिपरेशन के बारे में। हमारा फोकस होगा इस वीडियो में इस बात पे कि जो अगले साल मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है और वो सोच रहे हैं कि चलो भाई मेंस की प्रिपरेशन थोड़ी वीक थी, अगला टाइम आ रहा है 2 महीने का जहाँ इस पर हम फोकस कर सकते हैं, उसमें वो क्या कर सकते हैं और किन एरियाज़ पे उन्हें फोकस करना चाहिए। तो अगर आप एक न्यू कमर है, इनिशियल स्टेजेस में है, तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। सबसे पहले बात आती है प्रिपरेशन ऑफ मेंस की कि हमारे पास इशू हमेशा मेंस में होता है टाइम का। टाइम इन द सेंस, एक तो आपके पास टाइम इस चीज़ का कम है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम बहुत कम होता है, और अगर आप अगला ईयर टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर मौका है अभी कि आप दिसंबर ख़त्म होने से पहले, जनवरी आने से पहले जो आपके पास डेडिकेटेड टाइम है उसमें अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर लें। जहां आप चाहें तो जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों ख़त्म कर लें, ताकि आपके पास एक क्लियर कट अपॉर्चुनिटी हो कि आपका पहले एक रीडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हो चुका हो, जिससे आप आगे जाके फिर प्रीलिम्स के टाइम बेफिक्र होकर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें। और जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करें नेक्स्ट ईयर, तो आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आप प्रॉपरली आंसर राइटिंग डेडिकेटेडली टेस्ट सीरीज फॉलो कर पाएँ और अपना ऐड ऑन कर पाएँ। नहीं तो होता यह है कि लोग अक्सर, आप टॉपर्स इंटरव्यू देख लें, किसी की भी देख लें, तो लोग यही करते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन वो या तो इंटीग्रेटेड रूप से साथ करते हैं, प्रीलिम्स के साथ मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर शुरुआती पीरियड में कुछ समय स्पेसिफिकली मेंस को देते हैं, क्योंकि मार्क्स तो आपके यहीं से आने हैं। तो जब आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो टाइम और फोकस ज़रूरी है। टाइम की यूटिलाइजेशन, फोकस रखना कि कैसा कंटेंट आपको पढ़ना है फॉर मेंस। प्रीलिम्स में हम फैक्ट्स पे फोकस करते हैं, मेंस में हम डायमेंशंस पे फोकस करते हैं। तो वो कैसे करना है, उसको आप कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं और ओनली एज उसमें कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सिलेबस को। तो 9 पेपर्स आने हैं, जिनमें 7 आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, क्योंकि 7 होते हैं आपके मेन पेपर, बाकी 2 ऑप्शनल होते हैं आपके लैंग्वेज वाले जो आपको करने होते हैं। तो हम यहाँ मेन पेपर्स पे देखें, सबसे पहले एसए आता है, फिर जीएस 1, 2, 3, 4 एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अगर आप नॉर्मली भी कंसिडर करें, अगर अगले साल आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, जनवरी के बाद आप किन एरियाज़ पे फोकस करेंगे? आप प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। प्रीलिम्स में मेन एरियाज़ कौन से हैं? हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। ये वो एरिया हैं जहाँ पर आपको फोकस करना ही है। एनवायरनमेंट हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे आफ्टर जनवरी प्रोबेबली। वो एरियाज होते हैं आपके ऑप्शनल और आपके पेपर 4, और ये तीनों मिला लें आप तो सोच लीजिए कितने 750 नंबर आपके यहीं से आ रहे हैं, और ना आप ऐसे पे ध्यान देंगे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, ऐसे ऑप्शनल पेपर्स और आपका GS4, ये ही आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं मेंस में। और जनवरी के बाद आप इन पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चंस आ नहीं रहे। इसके अलावा आप सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस नहीं करेंगे, आप गवर्नेंस पे फोकस नहीं करेंगे। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे भर भर के क्वेश्चन मेंस में आते हैं। तो अगर इनके लिए आपने बेसिक ग्राउंड वर्क पहले करके नहीं रखा है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, तो आपके लिए दिक्कत आएगी ही आएगी। अब वो जो दिक्कत है उसका समाधान क्या है, किस तरह उसको सॉल्व किया जाए, चलिए वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो है, जैसे मैंने बोला कि टाइम यहाँ आपके पास बिल्कुल भी कम है। इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे सब्जेक्ट हम पीछे देख रहे हैं, ये सब तो है ही। अगर आपने ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी प्रीलिम्स के लिए रट लिया, इसका मतलब ये नहीं मेंस की प्रिपरेशन हो गई। कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपने पढ़ा आर्टिकल 370 फॉर पॉलिटी, प्रीलिम्स के लिए आप देखेंगे कब ये लागू हुआ, कितने इसमें सेक्शन सब सेक्शंस हैं, कभी हटा, राइट। अब मेंस के लिए यहाँ आपको देखना है इसकी रेलेवेंस इंडियन फेडरलिज्म के साथ क्या है, इंडियन फेडरल सेटअप पे इसका क्या इंपैक्ट है। आपको ये समझना पड़ेगा आर्टिकल 370 आर्टिकल 371 के बीच में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है, क्या जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, अगर आप उस पर कोई आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ आपको ये आर्टिकल यूज़ करना होगा। मेंस के हिसाब से आपको आर्टिकल 370 दूसरे तरीके से पढ़ना है, इसलिए इंटीग्रेटेड स्टडी अप्रोच बहुत अच्छी होती है, पर इंटीग्रेटेड स्टडी करें कैसे वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो हम उस पर भी फोकस करते हैं। अब टाइम श्रिंक करने की बात मैं कर रहा हूँ। टाइम श्रिंक कैसे करता है कि अगर आप देखें 2019, 20, 21, 22 टाइम ड्यूरेशन बढ़ता ही चला गया। अब तो 2019 में अगर आप गौर करें तो अराउंड 110 डेज थे प्रीलिम्स मेंस के बीच में। उसके बाद टाइम सीधा 93 पर आ गया, 94 ऐसे डेज रह रहे हैं, और लास्ट में 90 डेज ऑलमोस्ट बच रहे हैं। अब 90 दिन का टाइम है, इसमें आपको मेंस की पूरी प्रिपरेशन करनी है। अब ये ऊपर देखिए, ये इतना बड़ा सिलेबस 90 डेज में ऐसा नहीं है ना कोई महाभारत पढ़ के आया कि आप 90 दिन में सब उड़ा देंगे, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, वो कंटेंट को दोबारा पढ़ना भी है। करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है मेंस में।
पर वैसा करंट अफेयर्स नहीं जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, रट के आ गए। यहाँ आपको समझना है क्रॉस कनेक्शंस, क्या हिस्टोरिकल इवेंट प्रेजेंट इवेंट से रिलेटेड है। अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं विजिट हो गई तो वो चीज़ रेलेवेंट हो जाती है। कोई रिफॉर्म्स अगर आ रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करें तो आपको सीधा एग्रीकल्चर बिल्स नहीं पूछेंगे वो, लेकिन आपको प्रीलिम्स के लिए एग्रीकल्चर बिल्स रटने थे, उनका नाम क्या है या क्या चीज़ें अलाउड हैं क्या अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप मेंस के लिए वही बिल को पढ़ रहे हैं तो आप समझेंगे कि ऑलरेडी इंडिया में क्या स्ट्रक्चर काम कर रहा है, जो नए रिकमेंडेशंस या नई चीज़ें लोगों ने सुझाई हैं, क्या तरीका है उसको सॉल्व करने का, ताकि आप वो आंसर उस तरह से लिख पाएँ। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इतने कम टाइम में अगर आप पहले से प्रिपेयर ना हो तो इतना कुछ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इतने कम टाइम के अंदर। तो अगर आप 2022 की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको थोड़ा सा मेंस तो पहले प्रिपेयर करके रखना ही होगा, चाहे प्रीलिम्स इस बार का आपका बुरा ही क्यों ना गया हो, लेकिन आपको यूपीएससी तो करना है, आईएएस तो बनना है, उसके लिए मेंस स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। आप मेंस की स्ट्रेंथ पे काम कैसे करेंगे, जीएस पेपर पे फोकस करेंगे, ऐसे पे फोकस करेंगे, आप एक सिस्टम क्रिएट करेंगे अपने लिए। वो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम ये होगा जिसके अंदर आप जो ऑप्शनल है, जो जीएस के टॉपिक्स हैं, उनको ढंग से पढ़ें, ओरिएंटेशन में पढ़ें। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखें जो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स बूस्टर्स को इसमें हटा देते हैं, वो प्रीलिम फोकस्ड है। अगर आप हमारे एडिटोरियल वीडियोस देखें या हमने कुछ और मेंस के लिए वीडियोस अपने चैनल पे डाल रखे हैं, वहाँ हमारी कोशिश होती है आपको बताना कि किसी भी टॉपिक को किस डायरेक्शन में देखना है। अगर आप गवर्नेंस रिफॉर्म्स को देख रहे हैं, अगर आप लेट्स से देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आए, फॉर एग्जांपल ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो रही है, इंडिया में ड्रोन्स का एक बिल आया ड्रोन रेगुलेशन के लिए। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल यहाँ सिर्फ अगर आप ड्रोन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको कई डायमेंशन कवर कर लेने चाहिए कि ड्रोन पे बिल क्यों आया है, इंडियन सिक्योरिटी के लिए क्या थ्रेट है, और क्या आईआर में इसका कोई रेलेवेंस है। तो वो है अभी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो वॉर्स हो रही हैं, वहाँ पर ड्रोन्स का ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ता ही जा रहा है। तो इंडियन आर्मी को लग रहा है कि बॉर्डर्स पे ड्रोन्स का सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, टेररिस्ट के हाथ लग सकता है। तो इसलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का अपना एक रेलेवेंस आईआर के लिए हो जाता है। अगर आप अर्मेनिया में जो वॉर हुई वो देखिए तो वहाँ इसका बहुत यूज़ हुआ, इंडियन आर्मी डिप्लॉय करने वाली है, ऐसी बातें भी हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ड्रोन को देख के आपको पता होनी चाहिए। 6-7 फैक्टर्स हैं जहाँ जहाँ आप ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं। आईआर के आंसर में अगर आपको लिखना है कि डिफेंस के आंसर में अगर आपको लिखना है कि इंडियन आर्मी को कहाँ कहाँ और काम करने की ज़रूरत है, तो वहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगेन उसी तरह ड्रोन्स को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, फूड डिलीवरी के लिए, मेडिसिन वैक्सीन डिलीवरी के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें एक रेंज ऑफ चीज़ें हैं जिनको आप साथ लेके चलें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रेंज क्या होती है, ये रेंज ये होती है कि जब आप आंसर देखेंगे मेंस का, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है अभी तक, तो आपको अचानक एक क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, अगला कुछ और पूछ रहा है, पूरा फ्लिप हो जाता है। आपके पास टाइम 7 से 8 मिनट्स का होता है एक क्वेश्चन को लिख के सोच के लिखने के लिए। 8 मिनट्स के अंदर टॉपिक चेंज करना, बिल्कुल न्यू ओरिएंटेशन में लिख लेना बिना प्रैक्टिस के बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले अपने आप को थोड़ा आप मेंटली ट्रेन करें कि टॉपिक्स को किस डायमेंशन में देखना है, क्या क्या एंगल है, कहाँ वो इंपॉर्टेंट है ये बताना। हमारे वीडियोज़ में हमने परमानेंटली इसके ऊपर फोकस किया है, और इसी को लेकर रिलेटेड हमारा एक CSM कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेन का एक प्रोग्राम है, जो स्पेसिफिकली जहाँ लेक्चर्स में आपको यही फोकस किया जाता है कौन से टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे कवर करना है, NCERTs कवर किए जाते हैं, स्पेसिफिकली बताया जाता है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, सेशंस रखे जाते हैं जो इस चीज़ पे फोकस करता है। लेकिन अगर आप खुद भी इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब नोट्स बना रहे हैं या कहीं भी कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको अपने आंसर्स में कैसे यूज़ करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो रेंज बनाना मतलब क्या होता है, रेंज बनाना मतलब होता है पहले से प्रिपेयर्ड रहना, और जब आप प्रिपरेशन करके रखते हैं तभी आप अपॉर्चुनिटी को ठीक से इस्तेमाल कर पाते हैं। यही कहानी। अब जरा क्वेश्चन देखिए कुछ। एक्सप्लेन द इंटर जनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल इश्यूज ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ समावेशी समृद्धि और संपोषणीय विकास के बारे में बात की गई है, जिसमें आंतर पीढ़ी और अंतर पीढ़ी समस्या के बारे में बात की गई है। अब पैरिटी मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप रट के आ गए हैं उससे मतलब नहीं। यहाँ ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से डिमांड कर रहा है जहाँ आपको ये जानकारी हो कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है वो असल में होती कैसे है, जनरेशन बाय जनरेशन क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। अगर आज हम सारा डीजल पेट्रोल जला दें तो अगले जनरेशन के लिए कितना पॉल्यूशन रहेगा, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे। ये क्वेश्चन कुछ और बात कर रहा है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी। अब इंडिया की पोटेंशियल जीडीपी को आप डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या फैक्टर्स है जो इंडिया को रोक रहा है उस लेवल तक पहुंचने में। क्या इंडिया में जो एफिशिएंसी है वो कैसी है इकोनॉमी की, क्या वुमेन पार्टिसिपेशन हो रही है प्रॉपरली जितनी होनी चाहिए, ये आई कोर कितना है इंडिया का,
ये सारी चीज़ें बेसिक इकोनॉमिक्स आपने कवर करी हैं, लेकिन ये आपको आंसर अचानक देखते याद आना चाहिए कि अब 7 मिनट का टाइम है आपके पास, उसमें आपको लिखना भी है, तो जितने डायमेंशंस कवर कर सकते हैं आप। अब फिर अगला आप इकोनॉमिक्स उठ के नेक्स्ट पे आ जाइए, मेन कॉन्स्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। अब मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट को लेकर यहाँ पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे सीधा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग की बात है, सप्लाई चेन इश्यूज भी इसमें एक कंपोनेंट है। अब सप्लाई चेन्स में क्या प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर में? एफडीआई है भाई? नहीं है। क्या जहाँ प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ तक मार्केट है, वहाँ तक कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू किसान अपनी फसल खराब होने से पहले वहाँ पहुँचा पाए? नहीं। तो इसके लिए मुख्य बाधाएं क्या हैं? यहाँ अगर मैं आंसर डिस्कस करूँ तो हम कर सकते हैं, पर कोर चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं रेंज, कि आपको तुरंत एक दूसरे एरिया में जाना है। अगर आपने जब भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को पढ़ा है, वहाँ आपने वो टॉपिक पढ़ते टाइम ये सब नोट किया, अच्छा ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मूव नहीं कर पाता, मार्केट नहीं हो पाता। मार्केट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कुछ जो फार्मर्स हैं उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनके पास सुविधाएं नहीं है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, मार्केट से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर हम मार्केटिंग ढंग से कर पाए अपने प्रोड्यूस की, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो लॉन्च किया गया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, यूपी ने लॉन्च किया, फिर देश भर में लॉन्च हो रहा है ये, वो एक अच्छा स्टेप है जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट सोच रहा है जिसको वो पूरी तरह अपनी एनर्जी उसके पीछे लगाएगा। ये हमने जापान से असल में अडॉप्ट किया है। वो एग्जांपल आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि अब अगर आप फोकस एक डिस्ट्रिक्ट का एक जो मेन प्रोडक्ट है उसके लिए रखें तो ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा वो। इस तरह की चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी होती है, जो आप देखते ही आपको यार अच्छा ये सारे पॉइंट्स हैं, ये यहाँ यूज़ हो जाएंगे। थोड़ा सा अभी आपको डिफिकल्ट लग सकता है, पर ये ईजी हो जाता है विद प्रैक्टिस एंड विद टाइम, अगर आप उस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं तो। अगला एक क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहेंसिंग द फॉलोइंग 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, विच इज़ ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर एंड सोशल हार्मनी। अब ह्यूमन कैपिटल आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, सॉफ्ट पावर आपने आईआर में पढ़ा है, सोशल हार्मनी आप नॉर्मली समझते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ये एथिक्स के पेपर में पूछा जा रहा है। तो कैसे आप इन तीनों कंपोनेंट्स को नेशनल पावर का कंपोनेंट बना के कैसे इसको और ज़रा एनहेंस करेंगे? यहाँ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है जो आप सोच के आंसर कर सकते हैं, पर अगर आपने इसके डायमेंशन नहीं सोचे, ह्यूमन कैपिटल पढ़ते टाइम आपने सिर्फ उसको रट लिया जो प्री के लिए लोग करते हैं, या कौन सी इंडेक्स में क्या रैंक है, तो उससे काम नहीं बनता। वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द कोर रिलेशन बिटवीन दीज थिंग्स, एंड वी हैव टू डिस्कस कि क्या रोल्स हैं और क्या वैल्यूज़ कैसे वो कंपोनेंट्स को केटर करती हैं। दैट इज़ वेयर यू नीड इंटर कनेक्शंस। अब कैसे आप वो इंटर कनेक्शंस ड्रॉ करेंगे, यही हमारी कोशिश है हमारे CSM प्रोग्राम्स के थ्रू आपको सिखाने की। या आप खुद भी पढ़ रहे हैं तो आपकी डायरी में पॉइंट एक आपके जो नोट्स हैं, जो सेक्शंस हैं, वहाँ आपको पता होना चाहिए अच्छा ये चीज़ यहाँ भी रिलेटेड है। वो जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप अपने आप पढ़ते हैं, जब आप हमारे एडिटोरियल वीडियोस भी देखेंगे या हमारे कोर्सेज को देखेंगे जो कुछ तो फ्री में अवेलेबल है आपके लिए, वहाँ हमने कोशिश करी है कि आपको आंसर पहले क्वेश्चन दिखा जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये सेक्टर से पहले आ चुका है। अब आप सोचिए जब ये पढ़ रहे हैं तो आपको उस डायमेंशन में सोचना है। तो इसलिए आपको देखना जरूरी है कि सिलेबस में कौन सा पार्ट है, किस डायमेंशन में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह से। अगर आप सोसाइटी पढ़ रहे हैं, सोसाइटी पे कैसे क्वेश्चंस पहले फ्रेम हो चुके हैं, सोसाइटी पढ़ने से पहले एक बार उसे देख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चंस को, ताकि आप बेहतर तरीके से उसको आंसर कर पाएँ। अब एजुकेशन को लेकर एक सवाल है, या फिर यहाँ हेट्रेड इज अ डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन्स विजडम एंड कंशंस, व्हाट कैन पॉइजन अ नेशन स्पिरिट, डू यू एग्री विद दिस व्यू, जस्टिफाई योर आंसर। हम यहाँ हेट्रेड की बात कर रहे हैं। हेट्रेड को लेके कई सारी चीज़ें मुद्दे न्यूज़ में रहे थे हाल के टाइम में। कम्युनल हेट्रेड की बात आ गई, पर्सनल हेट्रेड की बात आ गई, सोशल हेट्रेड की बात आ गई। और अक्सर ये कुछ एक हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, या कुछ जनरलाइज्ड परसेप्शंस, स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड होते हैं। तो इनका क्या इम्पैक्ट रहा है, हम आसपास क्या देख रहे हैं, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पर्सनल एग्जाम्पल्स और सोशल एग्जाम्पल्स आप कैसे पुट फॉरवर्ड करेंगे अपने आंसर्स में, वो इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमारा फोकस इस केस में रहता है। और एक और पेपर अगर हम देखें जो GS1 का है, यहाँ सीधा पूछा गया एवेलुएट द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट। ये आप प्री के टाइम में भी पढ़ेंगे कि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया क्या नहीं किया, पर इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन जानने के लिए आपने लॉर्ड कर्जन के वहाँ जो स्टेप्स थे उसका इम्पैक्ट बाद में क्या हुआ, बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें, पार्टीशन ऑफ बंगाल की, या फिर कर्जन ने और जो किया था अपने टाइम में, उसके बाद में जो इवेंट्स हुए वो कैसे उससे रिलेटेड हैं। ये जब आप लेक्चर्स कवर कर रहे हैं तो आपको पता लगता है, आपको उस डायमेंशन में सोचना चाहिए, इसने किया था तभी उसका इम्पैक्ट यहाँ हो रहा है। अब ब्रिटिश और फ्रेंच लड़ रहे हैं आपस में, अमेरिका में जो हो रहा था उसका इम्पैक्ट इंडिया पे जो उनके रिलेशनशिप से उसके ऊपर भी पड़ रहा था। ये कहीं कहीं मेंशन होता है, कहीं कहीं मेंशन नहीं होता है, वो क्रॉस कनेक्शंस आपको बनाने पड़ते हैं। अगर आप IR पढ़ रहे हैं तो IR में इंडिया और चाइना रिलेशनशिप्स का इम्पैक्ट रशिया के ऊपर भी होता है। तो हम जब अपना कोर्स या जब हम अपने लेक्चर्स बनाते हैं अपने मेंस प्रोग्राम के लिए, हम स्पेसिफिकली इन्हीं को रिलेशन पे फोकस करते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, सर्कम पैसिफिक जोन की बात हो रही है, तो ये तो आपको एक कोर्स सब्जेक्ट में मिल जाएगा जो आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं।
पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अलावा आपको क्या क्या चाहिए, इंटरकनेक्शंस, डायमेंशंस पता होनी चाहिए कैसे करना है इसका। और यही हमारी फोकस है और यही हमारी कोर रिक्वायरमेंट है कि आपको लिखने तो आंसर्स हैं, लेकिन उसके दो कंपोनेंट्स हैं, रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग में डायमेंशंस कवर करने हैं, क्यों हो रही है जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो भी न्यूज़ में मुद्दा है, कैसे हुआ और क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन बंद रहेंगे, यूपीएससी क्वेश्चन आप एक बार देख लें तो आपको आइडिया लगेगा, अच्छा इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो ये न्यूज़ वहाँ के लिए रेलेवेंट हो सकती है, रैदर देन अंधेरे में जाके पूरे आर्टिकल पढ़ डालना या बुक्स के बुक्स निपटा देना इज़ नॉट अ राइट वे फॉरवर्ड। आपको पहले देखना पड़ेगा वो कैसे इंपॉर्टेंट है और किस तरह उस पर फोकस किया जाए, फिर उसको आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ कोई एक लॉ या कोई बिल है, खुद की एक ओपिनियन होना, खुद का एक ओरिएंटेशन होना कि अच्छा ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूँगी अपने आंसर में, ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। फिर ये तो रीडिंग की बात हो गई, आपने सोचा, पढ़ा, एनालाइज किया, फिर आप उसको राइटिंग में रखते हैं, क्योंकि ये अलग अलग बॉल गेम है। ये कंपेयर आप सीख लेंगे बहुत जल्दी, इसमें अलग प्रैक्टिस लगती है कि उस चीज़ को फिर अपने आंसर में प्रेजेंट करना, कोई फीडबैक लेना, एक स्ट्रक्चर बनाना कि क्या मिसिंग है आपके आंसर्स में, फ्लो कैसे नहीं आएगा, कैसे रिलेट करेंगे आप टॉपिक्स एक दूसरे से, फ्लो चार्ट कहाँ पर आएगा, कहाँ पर फ्लो चार्ट नहीं आना चाहिए, कहाँ आपको पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट करना है या क्रॉस कनेक्शंस ड्रॉ करना है। ये चीज़ें राइटिंग प्रोसीजर का पार्ट है और ये दोनों जब आपके परफेक्ट होंगे तभी आपका एक बेहतर मेंस आंसर प्रिपेयर होता है, तभी आप मेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि टाइम की कमी भी है, प्रेजेंटेशन का भी इशू है। तो जो जर्नी होती है उसमें आपको पहले ऑप्शनल कवर करना होता है, एथिक्स और ऐसे करना होता है, जीएस पार्ट्स को कवर करने होते हैं, राइटिंग मेथड्स और प्रेजेंटेशन पे काम करना होता है, उसके बाद रिवीजन और रिवैल्यूएशन करना होता है, जो आपके राइटिंग पैटर्न्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, और लास्ट मिनट रिवीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं। ये सारी चीज़ें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती, आंसर लिखने आज लिखे कल नहीं लिखे, कॉन्फिडेंस नहीं आता, यार 4 मैंने क्वेश्चन लिखे अब तो पॉइंट ही नहीं याद आ रहा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, जैसे मैंने सर्कम पैसिफिक वाला क्वेश्चन था, आपको पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट, तो कैसे आप लिखेंगे। विदाउट डायरेक्शन आप बस पढ़ के जा रहे हैं, पर आपको पता नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से किसी न्यूज़ को एनालाइज करना है, कैसे उसको प्रोसेस करना है, क्या सिस्टम इन प्लेस करना है ताकि इस टॉपिक पे नोट्स जो है वो अपडेटेड रहे मेरे, और जो डिमांड्स ऑफ क्वेश्चन है उसकी कमी रहती है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा कोर्स है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस, जहां हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस के ऊपर फोकस किया है। यानी आपको एक पूरा शेड्यूल दिया जाएगा, उसमें फुल वीडियो लेक्चर्स होंगे, पूरी मेंस की 8 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, आंसर राइटिंग क्लासेस स्पेसिफिकली होगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको स्टैटिक कंटेंट को जो करंट में हो रहा है उससे रिलेट करना है। अगर आप आज आर्टिकल 370 पढ़ रहे हैं तो कश्मीर इशू क्या था वो आपको पता होना चाहिए। अगर आज कोई विवाद है किसी भी जगह, अगर आज आप मिजोरम का विवाद देख रहे हैं दूसरे राज्य के साथ, या असम में आज जो मूवमेंट्स आप देख रहे हैं, कोई एक संधि अगर किसी ग्रुप के साथ गवर्नमेंट करती है तो उसका क्या इतिहास रहा है, वो आपको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है ये हम बताते हैं। और इसके अलावा ऐसे राइटिंग क्लासेस होती हैं, आपके डोर स्टेप पे प्रहार डिलीवर करवाया जाता है, जो स्पेसिफिकली ऐसा कंटेंट है जो कि पूरी तरह से मेन स्पेसिफिक ही है, और आपको एक डेडिकेटेड मेंटोरशिप मिलती है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मेल कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक पूरा सपोर्ट आपको दिया जाता है। ये एक तरीका है हमारी ओर से आपका प्रोसेस क्रिएट करने का, वो सिस्टम क्रिएट करने का, ताकि अगला प्रीलिम स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट आप मेंस को लेके पूरी तरह सिक्योर रहें। तो जो मेंस की रिक्वायरमेंट है उसका सॉल्यूशन है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेन। अब यूपीएससी कुछ भी पूछ ले, वो तो हमें नहीं पता क्या यूपीएससी पूछने वाली है, किसी को नहीं पता, पर कितना बेहतर आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ये आपके हाथ में है। और यही कोशिश है हमारी कि आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड रहें मेंस के लिए, और ये ओनली एस का इनिशिएटिव स्पेसिफिकली इस पे फोकस कर रहा है। जो मैंने बात करी मैप्स के थ्रू आईआर को पढ़ाना हो गया, या नए इवेंट्स जो सोशल इश्यूज हैं उसको सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना हुआ, या फिर एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको आपके पेपर 4 हो गया, पेपर 2 के साथ कनेक्ट करना, इकोनॉमी के लॉज और जो रूल्स हैं वो कैसे अगली चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानना, ये सभी कोशिश हमारे अंदर रहती है। और ओवरऑल आपका एक स्वॉट एनालिसिस भी किया जाता है कि आपके कॉपीज़ में क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये ज़रूरी हमारे CSM के थ्रू ही नहीं, आप खुद भी चाहें तो आप अपनी जब भी चीज़ों को कर रहे हैं आंसर्स में हमेशा देखिए, अगर अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए कि क्या आपके एरियाज है जहाँ आपको लग रहा है और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है कंपेयर टू किसी और के आंसर अगर आपने देखे हो, तो क्या आपकी वीकनेसेस है, कहाँ कहाँ आपको लग रहा है मेरे फ्लो चार्ट्स बनाने की ट्रिक बहुत अच्छी है, मैं लोगों से बेहतर प्रेजेंट कर सकती हूँ, कम टाइम में आंसर लिख लेती हूँ, हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी है, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आपको और कंसोलिडेट करना है और वीकनेसेस को कम करना है। कुछ चीज़ अगर आप बुरा करते हैं, लेट्स से अगर आप स्ट्रक्चरल जो फ्लो है आपका वो ख़राब है, या आप पैराग्राफ में अच्छा नहीं लिख पाते, तो ठीक है आप पॉइंट्स पे स्टिक करिए। तो इन सब को ध्यान रखना, ये एक स्वॉट एनालिसिस करना है कि आपके आंसर्स में क्या स्ट्रेंथ है या
कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट आपकी वीकनेसेस है, कहाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बाकियों के मुकाबले। अगर आप स्टोरीज अच्छी लिखते हैं या स्टोरीज की तरह लिख सकते हैं तो आप एसेज में बहुत नंबर उठा सकते हैं, तो उस पर काम करना हो गया। थ्रेड्स पे काम करना हो गया, कहाँ आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है, अगर हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है तो कैसे उसको थोड़ा सा और बेहतर प्रेजेंट किया जाए, हाईलाइट कर दिया जाए, अंडरलाइन कर दिया जाए, ये चीज़ों पर काम कर सकते हैं आप। वो सब एनालिसिस करना वो भी आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने CSM प्रोग्राम के थ्रू स्पेसिफिकली उस पर फोकस करते ही करते हैं, जो आपको हमारी वेबसाइट या हमारे फ़ोन नंबर्स और ईमेल के थ्रू और डिटेल में पता लग ही सकता है। तो ये स्वॉट एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। ये तरीका है जिसके थ्रू आप एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट करें, फोकस रहें अगले मेंस के लिए, जो आपके लिए बेहतर तरीके से आपको प्रिपेयर करेगा मेंस से ठीक पहले। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।